शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस संस्था की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। सो यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न आया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 7 अप्रैल के दिन, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी स्थित है जेनेवा में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा शहर है और स्विट्जरलैंड देश है। अब इस संस्था की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। याद में रख लेना है, डेट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है। 1 जनवरी 1995 को की थी इस संस्था की स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन की। अब इसमें जो सदस्य है वो 164 यानी 164 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। डिटेल में समझ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना उन्होंने अप्रैल 1875 में बंबई में की थी। सो याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी अप्रैल 1875 में बंबई शहर में। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था और आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना है, आर्य समाज का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में, महाराष्ट्र राज्य पुणे में की थी 12 जून 1905 में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 12 जून 1905 में पुणे में की थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। सन 1964 में सबसे प्रथम दिल्ली में इसकी शाखा खोली थी। सो याद में रख लेना है, 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। याद रखना, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों में शामिल किया गया था। याद रखना है, 2012 से इसे पहली बार भारत में उत्सव के दिनों में शामिल किया गया था 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी लिपि। याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो डिटेल में समझ लेते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। यह जो देवनागरी लिपि है वो प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे याद में रख लेना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी पार्ट 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देवनागरी लिपि का उपयोग केवल हिंदी के लिए नहीं बल्कि अन्य भाषा के किया जाता है, जैसे कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी और मैथिली आदि भाषाओं को लिखने के लिए भी देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। सो पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से यहाँ कई क्वेश्चंस बनते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो महिला दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इसलिए 13 फरवरी को उनकी जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सो वो जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आया है। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो है सरोजिनी नायडू को। उनका जन्म होता 13 फरवरी 1879 को और उन्हीं के जन्मदिन पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और याद रख लेना एक एडिशनल पॉइंट, 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कासिमिर फंक। कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। सो डिटेल में समझ लेते हैं। विटामिन की खोज पॉलीजीव रसायन ज्ञानी कासिमिर फंक ने साल 1912 में की थी। उन्होंने साल 1912 में भोजन के विशेष पोषक तत्वों को विटामिन का नाम भी दिया था। यानी उन्होंने विटामिन की खोज की थी और विटामिन नाम भी उन्होंने ही दिया था 1912 में। अब कासिमिर फंक को विटामिन थेरेपी का जनक भी माना जाता है। ये याद रख लेना है कि विटामिन थेरेपी का जनक किसे माना जाता है? तो वो है कासिमिर फंक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासक ने लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। डिटेल में समझ लेते हैं कि दिल्ली के लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। याद रख लेना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था और यह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। सो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल लगभग 375 से 415 ई में करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यह जो लोह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 7.21 मीटर, जो कि लगभग 13 फीट 8 इंच ऊंचा है और 41 सेंटीमीटर यानी 16 इंच व्यास वाला है। यानी इसका जो व्यास है वो है 41 सेंटीमीटर का। और ये स्तंभ पर संस्कृत के शिलालेख है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्शाता है। सो ये सब पॉइंट्स याद में रख लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन से कई आंसर तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। याद में रख लेना है, 4 वेद में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सो पॉइंट समझ लेते हैं। 4 वेद जो है वो है अपना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। याद में रख लेना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद की जो रचना है लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580, मंडल की संख्या 10 और सूक्त की संख्या 1028 है। तो ये संख्या याद में रख लेना है। मंत्रों की संख्या है 10,480 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इसे पॉइंट से समझ लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव यानी आदिनाथ थे। अब ऋषभदेव का एक अन्य नाम भी था आदिनाथ, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। दोनों याद में रख लें, ऋषभदेव या आदिनाथ। अब ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और संस्थापक थे। अब ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैन धर्म भारत श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है, यानी काफी ये प्राचीन धर्म और दर्शन है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यांगसी नदी। यांगसी नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। पॉइंट समझ लेते हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह दुनिया की 3रे नंबर की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी चीन में बहती है। राइट जवाब इसका है, चीन में बहती है यांगसी नदी। और यांगसी नदी की जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर।
6300 किलोमीटर की है ये यांगसी नदी। और यांगसी नदी तिब्बत के पठार में स्थित तंगुला पहाड़ से निकलती है और यह संगाई के चीन के पूर्व सागर में मिलती है। यानी इसका जो उद्गम हुआ है वो तंगुला पहाड़ से और इसका जो अंत हुआ यानी जो यहाँ मिलती है वो चीन के पूर्वी सागर में जाकर मिल जाती है। इसका कुल जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर का और एक ऐसी नदी है जो एक देश में सबसे यानी एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोगानसु किस देश का नववर्ष त्योहार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का। सोगानसु जापान देश का नववर्ष त्योहार है। से पॉइंट समझ लेते हैं। सोगानसु जापान का नववर्ष त्योहार है जो 1 से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। सोगानसु जिसे ओसोगात्सु भी कहा जाता है, ओसोगात्सु भी कहा जाता है सोगात्सु त्योहार को, यानी उसे नववर्ष त्योहार को। अब नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिरों की घंटियां 108 बार बजती है जो बौद्ध विश्वास में 108 मानवीय पापों का प्रतीक है। तो याद रख लेना है, सोगानसु जो है वो जापान का नववर्ष त्योहार है जो 1 से 3 जनवरी तक मनाया जाता है और जिसे ओसोगात्सु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में स्थित है गुरुद्वारा पंजा साहिब। तो इसे पॉइंट से समझ लेते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दाल में स्थित है। पाकिस्तान के हसम अब्दाल में स्थित है गुरुद्वारा पंजा साहिब। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां गुरु नानक के हाथ की छाप होने का विश्वास है। यानी पंजा साहिब में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का हाथ की छाप होने का विश्वास है और यह गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़ा हुआ है, गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ है जिनका हाथ का छाप होने का वहां विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सरोद वाद्य यंत्र से था। अली अकबर खान का संबंध जो था वो सरोद वाद्य यंत्र से था। पॉइंट से समझ लेते हैं। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। वे एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उस्ताद अली अकबर खान मैहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वो कौन से थे? मैहर घराने से थे। उन्होंने अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना भी की थी। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी जहां उन्होंने पश्चिमी छात्रों को उत्तर भारतीय संगीत सिखाया था। उस्ताद अली अकबर खान ने अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी जहां उन्होंने पश्चिम छात्रों को उत्तर भारतीय संगीत सिखाया था। अब उनका निधन 19 जून 2009 को सैन फ्रांसिस्को यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। पॉइंट याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है।